ओके, तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे थे यूनिट सेकंड का, जो कि था बाल विकास के महत्व। देखो, बाल विकास के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले तो हमने जो पीछे तक पढ़ा वो सब हमें बताता है कि बाल विकास कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या क्या अलग होता है बालकों के, जैसे बालक चेंज होता है तो उसके विकास के तरीके या फिर विकास की गति ये सब चेंज हो जाती है। अब उसमें है कि सार्वभौमिक स्वरूपों का वर्णन, कि बालक के जो विकास का सार्वभौमिक स्वरूप है उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो जो भी बालक होते हैं उनके विकास में समरूपता देखने को मिलती है। कैसी समरूपता? कि वो पहले तो छोटे छोटे वर्ड्स मतलब बलबलाते हैं, उसके बाद वो थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे पानी, पापा, इस टाइप से, है ना। और उसके बाद एक टाइम पे आने के बाद वो पूरे वाक्य का यूज़ करते हैं। तो ये एक अनुक्रम में चलती है ये प्रोसेस, मतलब वो अगर बोलना सीखेंगे तो इसी क्रम में बोलना सीखेंगे। ठीक है, और इन अनुक्रमों में से एक निर्धारित क्रम से गुजरता है। मतलब जब बालक बोलना सीखता है तो एक निश्चित क्रम में गुजरता है, यही अनुक्रम का कर्म है। ठीक है, मतलब कि पहले वो बलबलाएगा, उसके बाद वो वर्ड्स बोलेगा, उसके बाद वो सेंटेंस बोलेगा, ये एक क्रम है। ठीक है, ये एक निर्धारित क्रम है। इसके बाद अधिकांश बालक जो होते हैं, अब देखो कई बालक, अगर हमने बोला है कि 8 से 12 महीने के बीच वो खड़ा होना सीख जाता है, तो फिक्स नहीं है कि वो 8 से 12 महीने के बीच ही सीखेगा। मे बी वो 7 महीने से स्टार्ट कर सकता है, मे बी वो 13 मंथ के बाद स्टार्ट कर सकता है। मतलब कि वो ये जो हमने आयु दी है वो एवरेज आयु दी है, हम इसको फिक्स लेकर नहीं चल सकते, इसको हमेशा एवरेज रखना ही ठीक रहेगा। जब हम उम्र से संबंधित विकास के अनुक्रम की बात करते हैं तो ये बताई गई औसत उम्र होती है। ठीक है, ये उम्र औसत उम्र होगी, फिक्स एज नहीं होगी। यद्यपि सभी बालक विकासात्मक अनुक्रम से गुजरते हैं, सबकी गतियाँ भिन्न होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जिन उम्रों में बालक एक विशेष क्षमता प्राप्त करते हैं उसे व्यक्तिक रूप से भिन्नताएं होती हैं, उसमें व्यक्तिक रूप से भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, मतलब बालक अगर 7 महीने पे सीख रहा है तो वो उसकी व्यक्तिक भिन्नताएं हैं, 13 पे सीख रहा है वो भी उसकी व्यक्तिक भिन्नताएं हैं। ठीक है, देखो जो ये औसत उम्र होती है ना, ये एक्चुअली हम ये इसके द्वारा पता कर सकते हैं कि बालक का जो विकास है वो सही गति से हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब अगर वो 13 मंथ पे आके भी चलना नहीं सीख पा रहा है, अगर उठना नहीं सीख पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके विकास में कोई ना कोई गलती हो रही है, या फिर उसका विकास ठीक तरीके से नहीं हो रहा। अब उदाहरण के लिए, चलना प्रारंभ करने की औसत उम्र 1 वर्ष है, परंतु विकास की गति में व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण बालक 9 महीने और 13 महीने के बीच कभी भी चलना प्रारंभ कर सकता है। परंतु यदि बालक 15 महीनों तक भी चलना प्रारंभ नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा देर लगा दी है। इस स्थिति में माता पिता को स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद एक वर्ड आता है अनुकूलतम। अनुकूलतम का अर्थ है कि वृद्धि और परिवर्तन अपेक्षित गति से होते हैं। मतलब कि जो बालक है उसके अंदर वृद्धि और उसमें परिवर्तन एक अपेक्षित गति से होंगे। बालिका का विकास मानदंडों के अनुसार होगा। ठीक है, यह है अनुकूलन। मतलब कि बालिका जो है उसकी सही तरीके से वृद्धि हो रही है और उसके शारीरिक या फिर मानसिक परिवर्तन भी सही तरीके से हो रहे हैं, तो वो है अनुकूलन। और इसके बाद सामान्य परिस्थितियों में जब हम बालिका को सामान्य परिस्थितियों में अगर बालिका को कोई समस्या नहीं होती तो उसका जो विकास है वो अनुकूलतम होगा। ठीक है, अब है व्यक्तिक भिन्नताओं की व्याख्या। व्यक्तिक भिन्नताओं का संबंध बालक के व्यक्तित्व, कौशल और विचारों की विविधता से है। एक ही देखो, हो सकता है कि एक ही परिवार में अगर 2 बालक हैं तो उनमें एक बहुत ज़्यादा शांत हो जबकि दूसरा बहुत ज़्यादा चंचल हो, तो ये व्यक्तिक भिन्नताओं का परिणाम है। ठीक है, ये व्यक्तिक भिन्नताएं हैं, मतलब हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग होगी, तो वो यही चीज़ समझाना चाह रहा है। व्यक्तिक भिन्नताओं की जानकारी से हमें ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और उसकी तुलना दूसरे बालक से नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर मछली को तैरना आता है, उसे उड़ना नहीं आता, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना बर्ड से। उसी तरह से बालक क्या पता किस चीज़ में कौशल रखता हो, मतलब बालक की व्यक्तित्व को हम जांच कर पता कर सकते हैं कि बालक किस चीज़ में अच्छा है, निपुण है, और उसकी हमें दूसरे बालक से तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मानव व्यवहार को समझना।
वयस्कों की कई मनोवृत्तियाँ एवं व्यवहार उसके बाल्यावस्था के अनुभव पर आधारित होते हैं। मतलब बाल्यावस्था में उसने जैसा अनुभव प्राप्त किया उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। एक बालक जो एग्ज़ाम्पल है देखो, एक बालक जो महसूस करती है कि उसके माता-पिता का समुचित प्रेम और ध्यान नहीं मिल रहा उसे, संभवतः बड़ी होकर महसूस करे कि उसे कोई पसंद नहीं करता। एक बालिका जिसे छोटी-सी गलती के लिए बुरी तरह डाँट दिया जाता हो, बड़ी होने पर शायद वह किसी कार्य में पहल करने से डरे। तो ये है मानव व्यवहार। मतलब अगर बाल्यकाल से ही उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, वो आगे चलकर उसी तरीके का व्यवहार करेगी, ठीक है। वही चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में झलकने लगेंगी। इसके बाद किसी बालक के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी परिस्थिति को समझना और विभिन्न संदर्भ में उसका अवलोकन करना ज़रूरी है। कि एक बालक है, उसको जज करने से पहले हमें ज़रूरी है कि उसके बालक के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा कर लें कि उसकी क्या हैबिट्स हैं और वो किस तरीके का नेचर रखता है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और उस व्यक्तित्व के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बालक है जो 4 घंटे स्कूल में रहने पर एक शब्द भी नहीं बोलता, ना उसका कोई मित्र है, वो बिल्कुल शांत रहता है, किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेता, लेकिन टीचर की सारी बातें मानता है। अब वो घर जाता है तो वो मम्मी को सारी बातें बताता है, स्कूल में आज ये हुआ, टीचर ने ये बोला, मैंने ये किया, मेरे क्लासमेट्स ने ये किया, और वो बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है। मतलब वो टिकता नहीं है एक जगह बैठ के। जैसे स्कूल में तो वो बिल्कुल शांत था, वहीं घर जाकर वो चंचल हो गया। अब देखो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसका नेचर बदल गया, व्यक्तित्व बदल गया उसका। अब हमें यहाँ पे ये अध्ययन करना चाहिए कि आखिर वो अपने आप को अभिव्यक्त क्यों नहीं कर पा रहा है स्कूल में, जबकि उस जगह पे उसकी एज के इतने सारे बालक हैं, तो उनके साथ घुल मिल क्यों नहीं पा रहा, दोस्त क्यों नहीं बना पा रहा। ये चीज़ हमें यहाँ पे अध्ययन करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो बालक के साथ दैनिक अंत्यक्रिया में अनुप्रयोग। मानदंड है वो उनका मतलब है कि 1 वर्ष का बालक चलना प्रारंभ कर देगा, तो ये 1 वर्ष जो है वो मानदंड है। तो मानदंडों से योग्यता के उभरने की औसत आयु का पता चलता है। मतलब हमें पता चल रहा है कि भाई 10 मंथ से और 14 मंथ के बीच बालक कभी भी चलना शुरू कर सकता है। ये हमें औसत आयु का पता चल गया मानदंडों से। इससे माता पिता व व्यवसायिकों को ये जानने में सहायता मिलती है कि बालिका का विकास औसत आयु के वर्ग में है या नहीं है। मतलब बालिका का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। वे विकास के अनुक्रम में अगली अवस्था के लिए बालिका को तैयार भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई बालक अभी बोलना प्रारंभ करने वाला है, तो उसके साथ हम भाषा खेल सकते हैं। जैसे उसको बोलने के लिए उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, बोलो मामा पापा, इस टाइप से। और इसके साथ में उसके साथ गाना गाना, ये सब चीज़ें उसके साथ में कर सकते हैं, ताकि वो ठीक से बोलना सीख सके आगे, है ना। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है ध्यान रखने लायक, कि यहाँ पे अभी वो बालिका जैसे अभी तो बोलना नहीं सीख पाई, तो हम उसको मम्मा पापा ये सब बोलकर प्रोत्साहित करेंगे। जब वो मम्मा पापा बोलने लग जाएगी तो हम उसको जो चाइल्ड राइम्स होती हैं, जैसे नानी तेरी मोरनी को मोर लेगा, इस तरीके के जो गाने होते हैं जो बालकों को अट्रैक्ट करते हैं, वो सब गा के सुनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक एज के साथ खेल को बदलना पड़ता है। अब हम उस टाइम पे उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि बोल मम्मा। इसी तरह देखो एक बालिका है जो आपके घर में आई है, कोई रिलेटिव की मान लो या फिर आपके आस पड़ोस की, उसको टीचर ने सम करने सिखाए कि 5 + 7 कितना होता है, वो इसको आराम से कर लेगी। अब उसके बाद आप उससे पूछो कि 51 + 73 कितना होता है, वो इसके लिए एक्साइटेड हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो वो नहीं कर सकती ना ये। अगर उसने इतना सीखा है, अगर आप कंटिन्यू उसको इतना ही दिए जाओगे तो वो बोर हो जाएगी। और अगर आप उसको इतना दे दोगे तो भी वो बोर हो जाएगी। मतलब ज़रूरत है कि उसके लिए एक्साइटमेंट बनी रहे। तो हम इस साइन को हटाकर यहाँ पर ये साइन लगाकर काम कंटिन्यू करें, तो वो उस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहेगी और उस चीज़ को आराम से सीखने के लिए रेडी रहेगी, तत्पर रहेगी। मतलब बालिका की एज के अनुरूप और उसकी योग्यता के अनुरूप हमें खेलों को चेंज भी करना चाहिए और उनको हमें एग्जामाइन भी करना चाहिए कि वो कौन से खेल खेलने के लायक हैं, ठीक है। अनुसंधान से भिन्न आयु में बालकों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिलती है और यह जानकारी बालकों के स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहायक होती है, ठीक है। इसी के साथ में
विकास के बारे में चर्चा करते समय केवल संभावना की बात की जाती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो हम केवल संभावना की बात कर रहे हैं, हम फिक्स नहीं बोल रहे कि ये होगा, बालक इतना विकास कर लेगा इस एज तक आने में। ठीक है, हम निश्चित रूप से कभी यह नहीं कह सकते कि यदि बालक को विशेष अनुभव हुआ है तो एक निश्चित विकास अवश्य होगा। उदाहरणतः हम यह नहीं कह सकते कि बालिका प्रारंभ वर्षों में अपने माता पिता के साथ संतोषजनक संबंध नहीं बना पाई, यह अवश्य ही बड़े होकर अन्य लोगों से संबंध स्थापित करने में कठिनाई महसूस करेगी। हम ऐसा सिर्फ कह सकते हैं कि ऐसा होने की संभावना है, लेकिन इसका होना या न होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। कि मतलब बालक के साथ बचपन में क्या अनुभव उसने बालक ने झेले हैं, क्या क्या अनुभव किया है, उस चीज़ के ऊपर हम उसको जज नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर इसका नेचर ऐसा होगा। मे भी कोई और फैक्टर हो जो उसको अफेक्ट करे, उसके नेचर को अफेक्ट करे, और क्या पता वो एक बेटर पर्सन बनकर सामने आ पाए। देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है। इन 2 बालिकाएं हैं जिनका प्राय मजाक उड़ाया जाता है। उनमें से एक शर्मीली और अंतर्मुखी बन जाती है, जबकि दूसरी इसको चुनौती समझकर अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करती है। दोनों का अनुभव तो समान है, पर दोनों की प्रतिक्रियाएं भिन्न हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालिका अपने व्यक्तिगत गुणों और अनुभवों के आधार पर वर्तमान परिस्थिति को अपने ढंग से निपटाएगी। वर्तमान स्थिति की समझ पर प्रारंभिक अनुभव अपना प्रभाव डालते हैं। इस सब का ये अर्थ है कि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि किसी अनुभव के परिणाम स्वरूप एक विशेष विकास होगा। विकास के दौरान बालिका भिन्न मार्ग अपना सकती है। मतलब देखो, दोनों के साथ में एक ही क्रिया हो रही थी, दोनों का मजाक उड़ाया जा रहा था, टीज किया जा रहा था। एक तो दब गई, दूसरी ने उभरना जरूरी समझा। तो हम कह सकते हैं या फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो दब गई, मे भी उसकी फैमिली में उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा हो और उसको हमेशा दबने के लिए फोर्स किया जा रहा हो, जबकि दूसरी थी मे भी उसकी फैमिली उसको हर चीज़ में आगे करने की कोशिश करती हो, इसीलिए उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। देखो, इसके बाद अपन पढ़ते हैं शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था का महत्व। तो अनुसंधान से ये ज्ञात हुआ है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों के अनुभव से व्यवहार में काफ़ी हद तक व्यवहार जो है प्रभावित होता है। वयस्कों के सोचने के ढंग, आचरण और अभिव्यक्तियों का संबंध प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव से होता है। मतलब बालक जिस तरीके से बचपन में अनुभव प्राप्त करता है, उसी तरीके से इन फ्यूचर उसका व्यवहार हो जाता है। उसके सोचने समझने के ढंग, आचरण, अभिव्यक्ति, इन सब पर बाल्यावस्था के अनुभव का प्रभाव पड़ता है। ये तो दूसरा, जैसा आप इकाई 1 में पढ़ चुके। देखो, इन दोनों को महत्वपूर्ण क्यों माना है, इसका पहला कारण तो ये बता दिया मैंने आपको। इसका दूसरा कारण है कि सभी क्षेत्र जो शारीरिक, ज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक व भावनात्मक, ये विकास की गति में अवधि में सबसे तीव्र होती है। देखो, ये जो विकास होते हैं इनकी गति सबसे तीव्र शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। इस दौरान उन कौशलों को सीखना संभव है जिनका बाद में प्राप्त करना कठिन और कभी कभी असंभव हो जाता है। मतलब बालक बचपन में जो सीख लेता है ना, इन फ्यूचर वो बहुत मुश्किल से प्राप्त कर सकता है और कभी कभी प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। मुझे याद है, मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने मेरे को एक बार ओबिडेंटली की स्पेलिंग सिखाई थी। वो स्पेलिंग मुझे आज तक याद है और लिटरली मे बी मैं इस टाइम पे उसको नहीं सीख पाती जितना अच्छे से मेरी मम्मी ने पीछे पढ़ के उस टाइम पे मेरे को सिखा दिया था। तो जो उस टाइम पे मैंने सीख लिया, वो इस टाइम पे सीखना कठिन हो सकता था और मे बी असंभव हो सकता था। वयस्क, देखो, इस टाइम पे बालक जो है वो माता पिता के अनुकरण जैसे खेल खेलते हैं, जैसे घर घर, डॉक्टर इत्यादि। तो वयस्क भूमिकाएं निभाने की तैयारी जो है बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। वो चूज़ कर लेते हैं कि खेल में मैं पापा बनूंगा, या फिर खेल में मैं बेटा बनूंगा, या फिर खेल में मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, इस तैयारी में कुछ योगदान तो माता पिता के प्रत्यक्ष शिक्षण का होता है और कुछ बच्चे वयस्कों के अनुकरण से सीख लेते हैं। सीखना और कौशल प्राप्त करना सारी उम्र जारी रहता है, परंतु इतने कम समय में इतने विविध प्रकार के कौशल व्यक्ति फिर कभी नहीं सीख पाता। मतलब बचपन में जितना अधिक वो ज्ञान अर्जित कर लेता है, उतना अधिक वो इन फ्यूचर नहीं कर पाता। मतलब बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था या फिर वयस्क अवस्था में इतनी जल्दी वो कैच नहीं कर पाता चीज़ों को। अब देखो, इसका जो तीसरा कारण है कि भाई ये दोनों इम्पोर्टेंट क्यों है, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। उसका तीसरा कारण है कि इस अवस्था में विकास बहुत तेज गति से होता है।
प्रतिकूल अनुभव जैसे अपर्याप्त भोजन, परिपोषण और देखरेख की कमी, रहन-सहन की अस्वस्थ परिस्थिति, बीमारी, वयस्कों के साथ अंत्यक्रिया की कमी, शोषणकारी कार्यदशा, विकास में काफ़ी हद तक ये चीज़ें बाधित होती हैं। इस प्रकार अनुकूल अनुभव विकास की गति को बढ़ाते हैं। मतलब इस टाइम पे जो है अनुकूल और प्रतिकूल ये दोनों ही अनुभव विकास की गति को प्रभावित करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो बालक हैं उनके साथ हम अनुकूल वातावरण रखें, प्रतिकूल वातावरण ना रखें। देखो, क्योंकि विकास जो है वो खाना खिलाने, नहलाने इन सब तक सीमित नहीं होता। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि विकास को प्रभावित करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बालक को एक अच्छा माहौल प्रदान कर सकें हम, एज़ अ पेरेंट, एज़ एल्डर, एज़ गार्जियन या फिर एज़ सिबलिंग। हमें ज़रूरत है कि हम बालक को एक अच्छा माहौल क्रिएट करके दें। सुरक्षात्मक संबंधों की आवश्यकता तो सारी उम्र रहती है, परंतु प्रारंभिक वर्षों में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। भाई, जो बालक होता है उसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा चाहिए होती है, क्योंकि यह समय होता है जब बालक के आत्मसम्मान का विकास होता है। इन वर्षों में सकारात्मक अनुभव बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावनाओं की नींव जो है वो प्रारंभिक वर्षों में ही पड़ जाती है। और ये भावनाएं महत्वपूर्ण क्यों होती है? ये इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये कार्यों के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं। चाहे वह कार्य साइकिल सीखना हो, पाठशाला में सफलता पाना हो, या फिर नए मित्र बनाना या जाल फेंकना सीखना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुरक्षा का माहौल जब बालक को मिलेगा तो वो और अच्छे से सीख पाएंगे। यदि व्यक्ति अपने बारे में विश्वस्त न हो तो सफलता की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसी कारण सफल भी नहीं हो पाता बालक। जब तक उसको सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाएगा, वो अपने जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो अच्छे से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि एक सुरक्षित माहौल उस बालक को हम प्रोवाइड करें। यह विचार विमर्श शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के समय के महत्व पर केवल एक सरसरी दृष्टि है, जो कि हम आगे और अच्छे से इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का सारांश पढ़कर चैप्टर को एंड करते हैं। देखो, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो बाल विकास का क्षेत्र विकास के दौरान होने वाले परिवर्तनों के विवरण और जानकारी से संबंधित है। विकास का संबंध व्यक्ति में होने वाली सभी गुणात्मक परिवर्तनों से है जो क्रमबद्ध और प्रगतिशील होते हैं तथा काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। दूसरी ओर वृद्धि का संबंध उन परिवर्तनों से है जो मापे जा सकते हैं। मानव का जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित है। शैशवावस्था, शालापूर्व जो 2 से 6 है, मध्य बालावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और वयस्कता, ये जो शालापूर्व और मध्य बालावस्था है, ये दोनों एक ही अवस्था है, उनका उपभाग है। इन अवस्थाओं का वर्गीकरण विचारशीलता में विभिन्नता और शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और व्यक्ति की भाषा में योग्यताओं पर आधारित है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्रमिक होता है और आयु वर्ग की कड़ी सीमाएं नहीं होती। विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं: ज्ञानात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई विकास। ये सब विकास के क्षेत्र हैं। व्यक्तित्व से तात्पर्य है व्यक्ति के गुण, अन्य लोगों से उसके संबंध, सोचने के विशिष्ट स्वरूप और अपने तथा दूसरों के प्रति भावनाएं हैं। बाल विकास का अध्ययन हमें मानव व्यवहार के स्वरूप के बारे में अंतर्दृष्टि देता है और विकास के सार्वभौमिक स्वरूप का वर्णन भी करता है। मानदंडों से हम बालकों की प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं और उन्हीं के आधार पर बालकों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं। बालकों में व्यक्तित्व भिन्नता से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से अलग होता है। यह ज्ञान बालकों के साथ दिन प्रतिदिन की अंत्यक्रियाओं में हमारी सहायता करता है। इसी के साथ चैप्टर हो गया एंड, और काफ़ी है आज के लिए। 3rd चैप्टर पढ़ेंगे बाद में। बाय बाय।